हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं राजेंद्र साहू आप सबका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सामान्य जागरूकता में आज हम लोग टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और उनकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप जानते हैं आप। सांची एक स्थान है जो हमारे मध्य प्रदेश में है और इस स्तूप का संबंध जो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में जो अवशेष होते हैं, हड्डियां होती हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड या बौद्ध धर्म के जो बौद्ध महात्मा बुद्ध थे उनके जीवन से रिलेटेड उनको स्तूप में रखा जाता था। तो उन्हीं में से एक स्तूप है सांची स्तूप। और इसका निर्माण, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के समय में शिलालेख, अभिलेख और स्तूप बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए गए, तो इसी कड़ी में सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में? जो एक मेगास्थनीज था वो किसके दूत के रूप में आया था? मतलब सॉरी, उसमें क्वेश्चन डिस्प्यूट लिखा है। मेगास्थनीज ने किसको दूत के रूप में, किसके लिखा, किसको लिखना चाहिए था, किसको दूत के रूप में मौर्य जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में भेजा था? तो वो थे हमारे सेल्यूकस, डाइमेकस, अल्बरूनिया, सिकंदर। तो जो हमारा राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो मेगास्थनीज थे। और इनमें से जो अल्बरूनी हैं वो जो हम लोग विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे 7वीं शताब्दी के बाद से, उसके बाद अल्बरूनी जो मुग़ल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे उसमें अल्बरूनी का जिक्र होता है, सिकंदर महान जिसको आप जानते हैं। और डाइमेकस और ये सेल्यूकस उसी क्रम में आए थे। डाइमेकस भी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो सेल्यूकस है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे हम लोग देखेंगे मुद्रा राक्षस, बहुत ही चर्चित पुस्तक और एग्ज़ाम में बेहद मतलब महत्वपूर्ण और ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछी भी गई है। तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है और ये मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है वो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मुद्रा राक्षस, एक नाटक है ये। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की कहानी आप सुनेंगे तो विष्णु शर्मा इसके लेखक है। जयशंकर प्रसाद ने भी मुद्रा राक्षस लिखा है और मुद्रा राक्षस को इन्होंने दूसरे रूप में लिखा है, एक नाटक के रूप में छोटे से अपने। और महादेवी वर्मा, इनको आप जानते हैं, ये आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपने डिस्कस किए। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे उन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भारत ही नहीं अपितु देश और दुनिया के कई देशों में इसका प्रचार कराया। और इसी की कड़ी में उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र मित्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा? तो हम देखेंगे जापान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या डी श्रीलंका। तो उन्होंने श्रीलंका, भारत के ही पड़ोसी देश श्रीलंका में भेजा ताकि वहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और उसको मानने वाले लोग बढ़ सकें। 5वां प्रश्न, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया? मौर्य सम्राट थे जो शुरुआत में जो मौर्य सम्राट थे वो कुछ और धर्म ग्रहण किए थे और उसके बाद जो आते हैं अशोक वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाते हैं। तो ये कौन थे? हमारा राइट आंसर हम देखेंगे, फिर इसके बारे में समझेंगे थोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या उदयन। तो जो राइट आंसर है हमारा ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के एक वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अंतिम समय में अपने जीवन के जो समरावस्था होती है, समाधि के द्वारा अपने जीवन को त्यागना, जैन धर्म में ये बहुत प्रचलित है और इसी को अपना करके वो जैन धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पर जा कर के अपने जीवन को एक प्रकार से मोक्ष को पाने के लिए
समाधि ले लेते हैं और इस अवस्था के दौरान इसको हम लोग जब बोलते हैं तो समरावस्था बोलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और इस साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और भी महान महान शासक हुए जिन्होंने चलाया, लेकिन अशोक के बाद मौर्य सम्राट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ा। उसमें कई प्रकार की समस्याएं आने लगीं उत्तराधिकार को लेकर, और एक योग्य उत्तराधिकारी न होने की वजह से मौर्य सम्राट का धीरे धीरे एक प्रकार से विघटन होने लगा और आगे जाके मौर्य सम्राट जो बहुत कमज़ोर हो गया। तो उसके ही अंतिम सम्राट कौन थे? हमारा राइट आंसर देखेंगे अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो हमारे जो राइट आंसर है वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ मौर्य सम्राट थे जो अंतिम थे, और उसके बाद दूसरे वंश की नींव डल जाती है। महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक भारवी, वेद व्यास, विष्णु शर्मा या पतंजलि। तो जो हमारा राइट आंसर है डी, महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि महर्षि, और यही महर्षि पतंजलि योग जो विद्या है, योग के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। भारवी आप जानते हैं नुक्रात अर्जुनियम लिखा, वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता हैं, और विष्णु शर्मा मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, इन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं। पतंजलि किसके दरबार में था? ये क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें सही से लिखा नहीं गया है। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि हम देखेंगे कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। पुष्यमुत्र शुंग, कनिष्क, समुद्रगुप्त या भानुगुप्त। जो हमारा राइट आंसर है वो है ये, पुष्यमुत्र शुंग के दरबार में महर्षि पतंजलि रहते थे और वहीं उनके दरबारी कवि थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? आपने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी होंगी। जो बौद्ध संगीति हैं, चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। उन चार बौद्ध संगीतियों में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई, और कनिष्क एक प्रतापी और महान राजा था। वो किस वंश था देखेंगे, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या चौहान वंश। तो हमारा जो राइट आंसर है कुषाण वंश, कुषाण वंश का शासक था। और कनिष्क ने बताया कि कुषाण वंश के जो समय हैं उसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क जो कि बताया कुषाण वंश के शासक थे और उनकी राजधानी थी ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज, हम्पी, पुरुषपुर या कौशाम्बी। तो उनकी जो राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। आगे हम लोग देखेंगे भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अब सूर्य की स्थिति आप समझेंगे तो देखेंगे सूर्य पूर्व से निकलता है, और अब पूर्व में जो राज्य सबसे पहले स्थित होगा भारत में वहीं से सूर्य निकलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय या मणिपुर। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो गाहर माथा पॉइंट वहाँ पे देखा जाए तो लगभग 1 घंटे 57 मिनट के समय का अंतर पाया जाता है। सूर्य वहाँ पे सबसे पहले दिखाई देता है भारत में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सम्मान भी दिए जाते हैं, और भारत के आर्टिकल जो संविधान का आर्टिकल 18 है उसमें विभिन्न प्रकार के सम्मानों के बारे में बताया भी गया है। और एक सम्मान जो देने की प्रथा है इसको समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन क्या लेटर जाना है का कि नहाना था? अरे यार थोड़ा रुक जाते, हम साला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे यार। अरे पानी यहाँ कहाँ रहा, जब तक सुधारोगे जब तक हम रिकॉर्ड कर लेंगे।
भारत का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म भूषण या गांधी शांति पुरस्कार। तो जो हमारा राइट आंसर है नोबेल पुरस्कार। भारत को जो सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है वो भारत रत्न। और भारत रत्न कुछ विशेष क्षेत्रों में किए गए शिक्षा, सेवा, सामाजिक कार्य या किसी विज्ञान के क्षेत्र में, इन्हीं सब क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न के साथ साथ 3 सम्मान और दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनको भी जान लेना ज़रूरी है। ये भारत रत्न के साथ साथ दिए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष भारत रत्न जरूरी नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष भूषण, पद्मश्री और पद्म पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न मैंने बताया आपको, भारत रत्न भारत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो हम देखेंगे मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला थी इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शेष मदर टेरेसा और लता मंगेशकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पूर्व राष्ट्रपति हैं। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? आजकल मानसून का समय चल रहा है और मानसून के बारे में प्रश्न जान लेना भी ज़रूरी है कि मानसून सबसे पहले कहाँ आते हैं। तो भारत में सबसे पहले मानसून हमारे केरल राज्य में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य में, जो कि दक्षिण तटीय इलाके से होते हुए मानसून गुजरते हैं और उसके बाद जून के पहले सप्ताह में लगभग 1 जून से स्टार्ट होने के बाद 15 जून के बीच में यहाँ से मानसून निकलना शुरू हो जाते हैं और आगे चल कर के धीरे धीरे पूरे भारत में मानसून फैल जाते हैं। तो सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? हर एक व्यक्ति जैसे हम हैं, चाहे आप हों, कोई कहीं शिक्षा लेने जाता है तो कहीं पर उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे ही महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद एक स्थान पर चले गए जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग देखेंगे हमारा राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी सांची और ऑप्शन नंबर डी बोध गया। तो बोध गया डी आंसर इज़ द राइट आंसर। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बाकी जो शेष स्थान है सारनाथ, श्रावस्ती और सांची, ये तीनों के तीनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। पहला जो स्थान है सारनाथ, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। श्रावस्ती में ज़्यादा समय तक रहे और यहाँ पर अपना उपदेश दिए। सांची में महात्मा बुद्ध का सांची का स्तूप बनाया गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब हम लोग आधुनिक इतिहास से प्रश्न देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा जानते हैं आप पृथ्वी का एक उपग्रह है और यहाँ पर मानव के जाने का क्रम में सबसे पहले जो देश पहुँचा वो देश कौन सा था? हम देखेंगे रूस, अमेरिका, जापान या चीन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो अमेरिका है। अमेरिका चंद्रमा पर पहुंचने वाला, मानव भेजने वाला, प्रयास तो रूस ने भी किया है, चीन ने भी किया है, लेकिन मानव भेजने वाला जो देश है पहला वो है अमेरिका। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी, जैसा कि आप जानते हैं कि रतौंधी का जब रोग होता है तो आपको रात के समय में सही से दिखाई नहीं देता है। और इस रोग का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। विटामिन ई की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे रात के समय में दिखाई नहीं देता है अच्छे से और आँखों में समस्या हो जाती है।
ऑप्शन नंबर जो हमारा सी था वो राइट आंसर था। अब आगे देखेंगे कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया। कागज़ आज प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। पूर्व में तामपत्रों और भी प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आज कोई भी काम बिना कागज़ के नहीं होता है। और इसी का आविष्कार करने वाला देश कौन सा था हम लोग देखेंगे। चीन, जापान, अमेरिका या भारत। तो चीन देश ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया गया। इसके बाद कागज़ का जो निर्माण है देश और दुनिया के तमाम देशों में होने लगा। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है। सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली के खोजकर्ता हम देखेंगे सोलर सिस्टम होता है, जो इसके बारे में हम लोग नियम पढ़ते हैं कि सूर्य अपनी कक्षा में घूमता है, सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। इसको डिफाइन करने का, इसके बारे में सही जानकारी देने का कार्य जो किया है वो हमारा राइट आंसर देखेंगे कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन या आइंस्टीन। तो कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस सौर प्रणाली की खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में अपना डिटेल से रखा और बताया कि सौर सिस्टम कैसे कार्य करता है, सूर्य कैसे कार्य करता है। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न 100 प्रश्नों की सीरीज में। अब हम अगली क्लास में फिर 20 प्रश्न पढ़ेंगे एमसीक्यू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसको अपने एक महत्वपूर्ण संग्रह के रूप में रखा गया है। एग्जाम में आने की इनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न तैयार किए गए हैं। आपको ये वीडियो